वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए फटाफट से आ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं, फटाफट जुड़ जाइए। कल हम पहले डिस्कस करते हैं कल के बारे में। देखो हमने कल क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि देखो सेल होती है, हमने स्टार्ट करी सेल से। क्या होती है बेटा? कोशिका होती है, कोशिका होती है। सभी के शरीर में क्या होती है? कोशिका होती है, और सभी का शरीर कोशिकाओं से बनता है। कोशिकाओं से बनने के बाद कोशिका मिलके ऊतक बना लेती है। क्या बना लेती है बेटा? ऊतक बना लेती है। और वही ऊतक क्या बना लेते हैं? ऊतक अंग बना लेते हैं। जैसे कि अगर मैं अंग की बात करूँ तो अंग में बेटा आएगा हृदय, ठीक है। जैसे हृदय हो गया, हमारा पेट हो गया ना, इसको हम बोलते हैं अमाशय, अमाशय हो गया, ठीक है। अमाशय के बारे में बात करते हैं हम। हमारी आँख, हर कुछ, ठीक है। हमारा लीवर, ये सब क्या हो गया बेटा? अंग हो गया। और जब ये अंग मिलकर कोई काम करते हैं तो तंत्र का निर्माण करते हैं, और जिस प्रकार का वो काम कर रहे हैं उसके अनुसार हम आगे नाम देते हैं। जैसे अगर पाचन का काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे पाचन तंत्र, अगर सर्कुलेटरी का काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे परिसंचरण तंत्र। इतना समझ में आया? ठीक है। और हम पढ़ने वाले हैं सेल के अंदर क्या क्या होता है। हमने उठाया था सेल का टॉपिक, इसमें हम सबसे पहला कोशिकांग पढ़ने वाले हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पेन डार्क कर, ठीक है। चलो देखिए बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम कहेंगे न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ दी सेल। ब्रेन ऑफ दी सेल मतलब कि, थोड़ा पेन का साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मतलब कि ये क्या है? एक तरीके से हेड ऑफिस का काम कर रहा है। जैसे कि कोई भी संस्था चलाने के लिए उसके अंदर क्या होता है? एक सेंटर होता है, हेड ऑफिस होता है, वहाँ से सारे निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ से सारे निर्देश दिए जाते हैं। वैसे ही अगर हम हमारी सेल की बात करें, ये बेटा क्या है? ये पूरी सेल है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर हम इस हेड ऑफिस की बात कर रहे हैं, हम इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हम इस केंद्रक की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आई आपको? हम ये पार्ट पढ़ने वाले हैं आज। तो हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ दी सेल। ये क्या है? ये हमारी कोशिका का, ये हमारी कोशिका का दिमाग है। ये क्या है? हमारी कोशिका का दिमाग है। सेकेंड पार्ट देखो बेटा, ये क्या है? सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये क्या है? सबसे बड़ा कोशिकांग है। मतलब कि ये जितने भी आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोशिका के अंदर अंग दिख रहे हैं, ये सब, इन सब में बड़ा कौन दिख रहा होगा आपको? आपको दिख रहा होगा केंद्रक। आपको दिख रहा होगा क्या? केंद्रक। तो हम बात कर रहे हैं केंद्रक के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है बेटा? केंद्रक है। क्या है? कौन है? केंद्रक माने न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं इसका स्टडी को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी या कायरोलॉजी कहलाती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस के बारे में डीप में अध्ययन करते हैं, ठीक है। समझ में आई आपको बात? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। बेटा ये जो न्यूक्लियस बना है ना, इसके भी कुछ पार्ट हैं। ये न्यूक्लियस जो बना है ये भी कुछ पार्ट से मिलके बना है, ठीक है। तो वो देखते हैं हम क्या है, ठीक है। वो देखते हैं हम क्या है। देखो सबसे पहला है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली मतलब कि अगर ये सेल है और इसमें यहाँ ये केंद्रक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो ये केंद्रक क्या होगा? ये केंद्रक एक झिल्ली द्वारा घिरा होगा, जिसे मैंने कह दिया केंद्रक झिल्ली, मतलब कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो ये केंद्रक झिल्ली होती है ये किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती, ठीक है। इसी की बात कर रही थी। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। क्या? केंद्रक झिल्ली। पर हमारा केंद्रक किससे कवर है? केंद्रक झिल्ली से। और ये किसकी बनी है? तो बेटा ये बनी है लिपोप्रोटीन की। ये क्या बनी है? लिपोप्रोटीन की। और इसका काम क्या होता है? यह केंद्रक को प्रोटीन प्रदान करती है। मतलब
यह हमारे न्यूक्लियस को, केंद्रक को क्या करती है, प्रोटीन प्रदान करती है। और साथ में इसका एक काम और क्या है, ये क्या करती है, हमारे केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को, हमारे केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या करती है बेटा, सुरक्षा प्रदान करती है। किसकी, केंद्रक झिल्ली की हमने बात करी। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, केंद्रक झिल्ली का होती है, केंद्रक के आसपास लगी होती है उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या होता है इसका, सेकंड पार्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड, केंद्रिका की। केंद्रिका क्या होती है, केंद्रिका को देखते हैं। देखो आपने ये डायग्राम देखा बेटा, कि देखो ये आपने डायग्राम देखा, इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको दिख रही है ये डार्क पर्पल कलर की, ये केंद्रिका है। हाँ ये केंद्रिका है। ये क्या है बेटा, ये केंद्रिका है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये तो पूरा केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रिका। ठीक है, ये क्या है, केंद्रिका। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका क्या काम होता है, देखो हम बात कर रहे हैं केंद्रिका की। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है, यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। मतलब कि ये अगर सेल है और इसे डिवाइड होना है तो इसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा बेटा। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा और ये क्या करेगा, यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। एक कोशिका से दो कोशिका के बनने में मदद करता है। कौन, केंद्रिका। ठीक है, केंद्रिका की बात करी ने। ठीक है, देखो अब है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, कल एक बच्चे का कमेंट था, कल एक बच्चे ने कहा था केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, मतलब जीव द्रव्य बनाते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य बनाते हैं। जय श्री महाकाल बेटा। चलिए देखो यहाँ पर केंद्रक द्रव्य क्या होता है, केंद्रक द्रव्य के बारे में हम बात करते हैं। कल एक बच्चे का डाउट है, मैं उससे आपको समझाती हूँ, सुनिएगा। कल ही मैंने समझाया भी था पर मैं लिख कर समझाती हूँ उस चीज को। मैं बोलना क्या चाह रही थी, सुनो। मैंने कहा कोशिकांग, मैंने कहा कोशिकांग, कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग। तो बेटा कोशिकांग के अंदर तो केंद्रक भी आ गया ना, कोशिकांग के अंदर तो केंद्रक भी आ गया। और इस केंद्रक के अंदर हमने इसके सारे पार्ट शामिल कर लिए हैं। इस केंद्रक के अंदर हमने इसके सारे पार्ट शामिल कर लिए। तो कोशिकांग और केंद्रक, और ये साथ में आएगा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और ये कोशिका द्रव्य क्या काम करता है, ये पोषक पदार्थ पहुंचाता है कहाँ, कोशिकांगों को। तो इन दोनों को मिला के हमने क्या कहा था, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब कि जीव द्रव्य। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, कोशिकांग या जीव द्रव्य, इन दोनों को मिला के हमने कहा था। तो वैसे ही मैंने कहा केंद्रक द्रव्य मतलब कि केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ। ठीक है, हाँ, कोशिका के सारे अंग आ जाएंगे। हाँ देखो, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य का मतलब होता है कि ये सेल है, इसके अंदर ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर क्या है, केंद्रक द्रव्य भरा है, केंद्रक द्रव्य भरा है, केंद्रक द्रव्य भरा है इसके अंदर। ये मैंने इसे केंद्रक द्रव्य कहा, हम इसकी बात कर रहे हैं। चलो उसके बारे में देखते हैं। देखो केंद्रक द्रव्य जिसमें डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, जिसमें क्या पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। किसमें, केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में। ठीक है, क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, यह धागेनुमा संरचना होती है जिससे क्या बनता है, गुणसूत्र डीएनए आरएनए बनते हैं, डीएनए आरएनए बनते हैं। चलो इसके बारे में आगे देखते हैं। ये देखो एक डायग्राम से समझो, ये एक डायग्राम समझो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो गया पूरा केंद्रक, ये तो हो गया केंद्रक, ये डार्क पार्ट क्या केंद्रक। ठीक है, क्या हो गया ये केंद्रक।
अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे आपको दिख रही है, ये क्या है, केंद्रिका। क्या है, केंद्रिका, ठीक है, केंद्रिका। और ये क्या है, केंद्रक एनवलप। केंद्रक एनवलप की बात हो रही है, हमने बात करी ना अभी झिल्ली की, ठीक है, झिल्ली की। तो ये क्या है, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक झिल्ली की बात हो रही है ये देखो। और इसके अंदर क्या है, केंद्रिका। पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा, केंद्रक झिल्ली, और इसके अंतर्गत पढ़ा हमने दूसरा केंद्रिका। केंद्रक के पार्ट है ये बेटा, ठीक है। तो केंद्रिका क्या हो गई, डार्क पर्पल कलर की आपको दिख रही है ये, ठीक है, डार्क पर्पल कलर की दिख रही है ये। उसके बाद हम तीसरी बात करें तो हमने बोला केंद्रक द्रव्य, तो इसमें क्या भरा होता है, केंद्रक द्रव्य भरा होता है, ठीक है, केंद्रक द्रव्य भरा होता है। और अगर हम चौथे की बात करें, केंद्रक द्रव्य भरा होता है। और अगर मैं चौथे की बात करूं तो बेटा चौथे में क्या है, चौथे के अंदर हमारा आएगा क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे, देखो ये दिख रहे हैं आपको, धागे नुमा संरचना दिख रही है, या आपको धागे नुमा संरचना दिख रही है इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पर ये दिख रही है आपको, यही क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। और इनसे आगे चल के क्या बनने वाला है, इनसे आगे चल के इन्हीं धागों से बनने वाला है हमारा गुणसूत्र। गुणसूत्र, या हम जिसे कहेंगे डीएनए, आरएनए, ये तीनों चीज, ठीक है, गुणसूत्र बनेंगे इससे। इसके अंदर डीएनए आरएनए होते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है। चलिए बेटा, एप्लीकेशन की बात नीरज कुमार, आप संस्थान के नंबर दिए गए होंगे नीचे, आप उनसे कॉल करके एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैंने बात करी क्रोमेटिन धागों की। आपने क्रोमेटिन धागे देखे, ये धागे नुमा संरचना, यही क्या है, क्रोमेटिन धागे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। और देखो ये क्या है, या भी इसके बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में कितनी पास है ना न्यूक्लियस के, रफ वाली, और इस पे क्या है देखो, राइबोसोम है। इतना समझ में आया आप सभी को, क्लियर है? मैम ये मोती जैसा क्या है बेटा, ये मोती नहीं है, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, केंद्रक है, ये केंद्रक है। मैं एक बार फिर रिवाइज कर रही हूँ फटाफट, ये क्या है, केंद्रक है। ये पूरा क्या है बेटा, केंद्रक है। इसे हम क्या कहते हैं, सेल का दिमाग कहते हैं, सेल का दिमाग कहते हैं। और ये क्या है, इसके अंदर कुछ पार्ट है, मतलब केंद्रक भी कुछ चीज़ों से मिलके बना होगा ना। जैसे कि आपका घर है तो उसके अंदर कुछ कमरे होंगे, 1 2 3 4, तभी तो आपने घर बोला, ठीक है। तो अगर ये पूरा घर है तो इसके अंदर भी कुछ कमरे होंगे, जैसे कि यहाँ देखो, ये डार्क पर्पल कलर की क्या है, केंद्रिका, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए, कोशिका द्रव्य, ये पूरे इसमें भरे हुए होते हैं, ठीक है। डीएनए, आरएनए, ये सब पाया जाता है। और ये धागे नुमा संरचना क्या बना लेगी बेटा, क्रोमोसोम का निर्माण कर देगी। अभी क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ते हैं आगे, क्लियर है। ये मोती जैसा नहीं है, ये मोती आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ये केंद्रक है। चलो, हाँ नहीं वो तो ठीक है, या इसी केंद्रक के बारे में बताइए। चलिए अब देखो, हमने बात की डीएनए आरएनए की, डीएनए और आरएनए की, इसके बारे में बात करते हैं। डीएनए आरएनए देखो बेटा, केंद्रक के भीतर 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इनको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड। एक डीएनए और एक आरएनए। चलिए फटाफट पहले आप लिंक शेयर कर दीजिए, हम डीएनए आरएनए स्टार्ट करने वाले हैं। डीएनए आरएनए स्टार्ट करने वाले हैं, जब तक मैं 2 मिनट पानी पी रही हूँ। राम राम बेटा, मोहित मालविया, राम राम। अब मेरी बात सुनो, डीएनए और आरएनए की हम बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं। इसका बेटा नाम क्या है, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। डीएनए में डीऑक्सी क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर 2 शर्करा होती है, 2 शर्करा होती है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई। पहले इनके नाम का डिफरेंस देखो। और आरएनए मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक
एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें समझ में आया आपको इनका नाम क्या है? इसका नाम है डी, मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ आरएनए का मतलब है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? बेटा राइबोसोम क्या होते हैं इसके बाद आपको पता चलेगा। राइबोस हमारे बॉडी के अंदर, मतलब हमारी सेल के अंदर राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, चलो डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड। चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो पहले बेटा इनकी संरचना देखते हैं कि संरचना कैसी है, ये कैसे दिखते हैं, ये कैसे दिखते हैं। तो आपका डीएनए, आपका ब्लैक पेन यूज करूं? ठीक है, आपका डीएनए डबल हेलिक्स होता है बेटा, डबल हेलिक्स होता है, और ये जो होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, सिंगल हेलिक्स, एक कुंडलित, डबल कुंडलित। देखा है इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने? ठीक है, और हम बात करें अगर न्यूक्लिक एसिड की, तो इसकी खोज किसने करी थी? तो यहाँ लिखना न्यूक्लिक एसिड की खोज, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने करी थी? ये करी थी फिशर हाँ बेटा पूरा ही पढ़ा रहे हैं, बायो चल रहा है यूट्यूब पर, बायो चल रहा है। ठीक है, फ्रेडरिक मिस्टर ने इसकी खोज करी थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने करी थी? फ्रेडरिक मिस्टर ने करी थी। ठीक है, इसकी खोज का श्रेय किसने आता है? फ्रेडरिक मिस्टर में। ठीक है, अब मैं इसकी आपको पिक दिखाऊं। आपने समझा पहले सिंगल हेलिक्स क्या होता है? मतलब कि ये होता है द्विकुंडलित, द्विकुंडलित, और ये होता है एक कुंडलित। ठीक है, ये देखो ये द्वि मतलब कुंडलित, मतलब देखो ये कुंडली समान संरचना बनाई है इन दोनों ने मिलके। आपको समझ में आया? ठीक है, आपको समझ में आया? अब आगे देखो, आप यहाँ डायग्राम देखो इसका, आप यहाँ डायग्राम देखो, देखो दिख रहा है ये क्या है? डबल हेलिक्स। ये देखो ये आपका क्या है? ये आपका डीएनए है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? इसके अंदर ये है कि इसमें क्या पाए जाते हैं? डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को बांधने का काम करते हैं, बांधने का काम करते हैं। अगर पूछे डीएनए पर क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन किस पे पाया जाता है बेटा? डीएनए पे हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? ये डीएनए की पैकिंग का काम करता है। और हमने प्रोकैरियोटिक की बात करी थी, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो उनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। और उनके अंदर डीएनए कैसा होता है बेटा? डीएनए इस प्रकार से होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, एक कुंडलित। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन समझ में आया आपको? ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन किस पे पाया जाता है? यहाँ देखो इस प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। कलर का देखो मैं चेंज करके बताती हूँ। ठीक है, और ये क्या करता है? बांधने का काम करता है बेटा, बांधने का काम करता है। ठीक है, थैंक यू आनंद। ठीक है, ये बांधने का काम करता है किसको? डीएनए को, ध्यान रखना। और आरएनए की बात करें तो ये क्या होता है बेटा? सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। अब देखो आप ये जो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप जो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर किसने दिया? मतलब कि इस मॉडल को किसने समझाया बेटा? इस मॉडल को समझाया वाटसन और क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने। क्या दिया? ये क्या दिया? मॉडल दिया, डीएनए मॉडल दिया। डीएनए मॉडल किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने। पर न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने करी? न्यूक्लिक एसिड की खोज करी फ्रेडरिक एंड मिस्टर ने। ठीक है, समझ में आया आपको? बेटा डीएनए के अंदर भी हम पढ़ेंगे, एक तो हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसमें जीन, इसी के सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। ठीक है, जीन कहते हैं। बेटा क्लास 5 बजे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 5 बजे से। हाँ बेटा, वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? ये डायग्राम, मतलब आप जो देख रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल, ये इन्होंने प्रस्तुत किया था। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं डीएनए के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और सुनिए आप, अगर मैं
अगर मैं इस डीएनए को ओपन कर दूं बेटा, इस डीएनए को ऐसे ओपन कर दें, जैसे कि हमारी आंत कैसी होती है, इस प्रकार की। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं कहूँ मैं इसे ओपन कर दूं तो इसकी लंबाई आप सुनते ही हैं, ठीक है ना। तो अगर सोचो, जैसे एसोफेगस होती है, जो गले से लेकर एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि 33 फीट होती है बेटा, वो 33 फीट की अगर मैं बात कर लूँ किसकी डीएनए की, अगर मैं डीएनए को खोलना स्टार्ट कर दूँ इस प्रकार सिंगल में, तो आपको पता है कितना लंबा, ये 6 फीट लंबा हो जाएगा बेटा, 6 फीट लंबा। और सुनो, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये यहाँ पे कितने जोड़े होते हैं, मतलब आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पर ऐसे जोड़े बने हुए हैं, ये जोड़े कितने होते हैं सिर्फ एक टुकड़े में, तो ये होते हैं 10 पेयर बनते हैं, ठीक है, 10 पेयर बनते हैं, ये 10 पेयर बनते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी, इन दोनों के बीच की, आपको पता है इनके बीच में कितना गैप होता है, तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। थैंक यू कैलाश। हाँ, डीएनए 6 फीट लंबा होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इतना गैप इनका। समझ में आ रही है बात आपको? और अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, इसका एक सेगमेंट कितना होता है, क्या इसका लेंथ है, तो ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 34 एंगस्ट्रॉम होता है किसका, डीएनए के एक सेगमेंट का, ठीक है। चलो, अब इसके बारे में हम थोड़ी आगे बात करते हैं, कि इसके अंदर ये जोड़े क्या हैं। ये आप देख रहे हो, ये फॉस्फेट, बेस पेयर, ये क्या है सब, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं बेटा। ये खत्म होगा तो केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स एक जैसा ही होता है, अगर आप उसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे बेटा तो वो भी कवर हो जाएगा, हर चीज़ कवर होती है। आप बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़ लोगे, ठीक है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पढ़ लोगे, तो उस हिसाब से पढ़ोगे, पॉइंट टू पॉइंट MCQ लगा लोगे। अगर आप हर चीज़ को समझ के डीप में पढ़ रहे हो तो आप 12th के लिए भी पढ़ सकते हो, 11th के लिए भी पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सीता। 12 से 1 रहता है डामोर, 12 से 1, 4 से 5। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो देखो, अभी हमने क्या बात करी कि डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने हैं। हाँ भैया, डीएनए के बारे में पढ़ लिया, आरएनए के बारे में पढ़ लिया, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, पर अब ये तो बताओ बने किसके होते हैं। कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसके बने होंगे। बेटा पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगी आपको सत्याधीश शर्मा के, ठीक है, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी डाउट है, बेटा रिलेटेड, तो आपको वीडियो के नीचे नंबर दिए होंगे संस्थान के, आप उस पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने बात करी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, कौन, डीएनए और आरएनए। अब मैडम पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो सुनो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें आती हैं, ठीक है, 3 चीजें, एक तो शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनिक क्षार, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनियस बेस, ठीक है, बेस, ठीक है। तो ये चीजें मिलकर क्या होती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये क्या बनाती हैं, एक यूनिट बनाती है, इनको मिलकर एक बनता है, एक, ठीक है, एक बनता है। इनको, हाँ मैं बात करूँ, देखो इनको मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, इनको मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और ऐसे बहुत सारे, पॉली मतलब क्या होता है बेटा, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिला के क्या बनता है, डीएनए और आरएनए। तो इसका आप इसमें पूछ सकते हैं, अगर आप इसमें एक क्वेश्चन देखें, नॉर्मली सा क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि अगर ये 3 चीज़ है तो ऐसा क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि इसके अंदर क्या है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब डीएनए या उसका संगठन नहीं है, ठीक है।
देखो तो मैंने क्या बोला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड मतलब होता है जिससे डीएनए और आरएनए बना। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आ जाते हैं, शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार। जब मैं इन तीनों को मिला दूंगी तो क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिससे क्या बना है डीएनए, जिससे क्या बना है आरएनए। यहाँ तक आपको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? क्लास का टाइम बेटा ऑनलाइन का रहता है 5 से 6, 5 से 6 रहता है क्लास का टाइम। ऐसा फास्ट कुछ नहीं है, ऐसा फास्ट कुछ नहीं है, आप इसका पूछ रहे हो। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नाइट्रोजनी क्षारक, आपने यहाँ देखा, आपने यहाँ देखा नाइट्रोजनी क्षारक में इसकी बात कर रही हूँ। नाइट्रोजनी क्षारक बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन, ठीक है, 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन। चलो आगे बढ़ते हैं, इनमें देखते हैं ये क्या है। देखो नाइट्रोजन क्षारक एक होता है प्यूरिन और मैंने बात करी किसकी, पिरिमिडिन की। उसके कितने टाइप है, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन के अंतर्गत आएंगे ये, एडेनिन और ग्वानिन। जैसे कि आपने ये स्ट्रक्चर देखा है, इसमें आपने ये जोड़े देखे होंगे, यहाँ जो लगते हैं जोड़े, ठीक है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ए से ए, ग्वानिन से जी, ठीक है, साइटोसिन से सी, थायमिन से टी और यूरेसिल का यू। अब आपने सुना होगा ए टी सी जी, यहाँ पे ऐसे आपको लिखा हुआ दिखा होगा स्ट्रक्चर में। जैसे कि यहाँ देखो, देखो यहाँ लिखा होगा आपने ए टी सी जी, किसका जोड़ा किसके साथ बनता है, मैं ये बात कर रही हूँ, इस किसका जोड़ा किसके साथ बनता है, ठीक है, ये बात कर रही हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन और पिरिमिडिन के 3 टाइप हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब आगे बात सुनो, अब आगे मेरी बात सुनो, ये क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। और ये क्या सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही होगा, मतलब कि इनका सीक्वेंस इनको पता होगा हमें किसके साथ किसका जोड़ा बनाना है। एक क्वेश्चन सुनो, ये किस बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो बेटा इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं 2 मिनट पानी पी लूं। पूजा पाटीदार, अपन डीएनए और आरएनए पढ़ रहे हैं, सुनो डीएनए और आरएनए पढ़ रहे हैं हम। उसमें पढ़ रहे हैं डीएनए के अंदर, डीएनए किससे बना होता है बेटा, तो डीएनए अभी हमने देखा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है और उसके अंतर्गत क्या आता है, तो उसके अंतर्गत अपन ये देख रहे हैं, ठीक है, ये नाम याद करने वाले हैं। हाँ रोहित पी लिया, ठीक है, ठीक है। देखो अब हमने कहा ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बंद बोलते हैं हिंदी में जिसे, ठीक है, समझ में आया आपको, हाइड्रोजन बंद द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखते हैं अपन किसका जोड़ा किसके साथ बनता है, किसका जोड़ा किसके साथ, बेटा आप इस बारे में मतलब कि कौन सी क्लास में, मतलब किस सब्जेक्ट को लेकर आइएगा, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है तो आप, मैंने कहा संस्थान के नीचे नंबर है, आप ना संस्थान से पूछ लीजिए कॉल करके, ठीक है, हाँ संस्थान से पूछ लीजिए, ठीक है। बेटा ये कौन है, ये संजू विश्वकर्मा, जो आप ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं वो सी और जी से बनता है ना, सी और जी, सी और जी के बीच में। हाँ अभी आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, अंतर स्पष्ट करते हैं, ठीक है। सुने आप जो बात कर रहे हैं वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो अब हम बात करते हैं बेटा जोड़ों की, कि कैसे जोड़े बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले मैं बात करती हूँ डीएनए की। डीएनए का काम क्या है, सुनो,
डीएनए का काम क्या है सुनो, और आरएनए का काम क्या है। डीएनए के अंदर कोड होते हैं, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, कोड होते हैं। जैसे कि अगर पापा या मम्मी से कोई गुण आपको ट्रांसफर करने हैं तो वो किस सीक्वेंस में लगे हैं, ये सब आपको डीएनए के अंदर मिलेगा, या आप सबको डीएनए के अंदर मिलेगा। पर आरएनए क्या करते हैं, उसका अनुवादन करते हैं, क्या करते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं। ये मेन डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। लवली जाटव से आईडी है, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, मेरी बात सुनो। थैंक यू रुपेश। देखिए मैंने क्या कहा, जो डीएनए होता है वो डीएनए क्या करता है, डीएनए के अंदर हमारे अंदर जो गुण आने, हमारे अंदर जो गुण आने, ठीक है, हमारे अंदर जो जेनेटिक आदतें आनी है, हमारे अंदर जो जेनेटिक आदतें आनी है वो किसके अंदर होती है, वो अंदर होती है डीएनए के। और अगर मैं कहूँ इसका ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, वो आरएनए करता है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है, समझ में आया आपको। चलो अब हम बात करते हैं बेटा जोड़ों की। ये सीक्वेंस कैसा होता है, ये सीक्वेंस कैसा होता है, किसके साथ क्या जुड़ना है, ये सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। हाँ मैं ही पढ़ाऊंगी, पूरा साइंस मैं ही पढ़ाऊंगी। चलो इसमें सीक्वेंस देखते हैं। तो सीक्वेंस क्या है बेटा, ये मैंने बनाया है डीएनए, पहले तो करा हाइड्रोजन बॉन्ड से, अब बनाते हैं। देखो ए टी के साथ जुड़ेगा, एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, थाइमिन के साथ जुड़ेगा, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा। तो क्या कहेंगे हम, किसका जोड़ा बनेगा, ए और टी का। और ये क्या होता है, ये होता है डबल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद सी जी के साथ जुड़ेगा, मतलब क्या, सी जी के साथ कौन है यहाँ, साइटोसिन, इसको स है ना, इसको मैं बोलूँगी सी, और ये ग्वानिन का ग क्या कराएगा, जी, ठीक है। तो ये सी जी के साथ जुड़ेगा, देखो किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। या आपको बात समझ में आई, या आपको बात समझ में आई इतनी। तो इसी प्रकार से ये सीक्वेंस चलेगा, ए टी सी जी। आपने एक चीज़ देखी, हमने यूरेसिल छोड़ दिया इसके अंदर, तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, यूरेसिल। तो फिर ये यूरेसिल क्यों है, ये यूरेसिल क्यों है, यूरेसिल आरएनए में बॉन्ड बनाता है, ठीक है, यूरेसिल आरएनए में बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ए टी सी जी, ए टी सी जी किसका है, ये है डीएनए का। और हम बात कर रहे हैं आरएनए में, तो उसमें क्या होता है, यूरेसिल उसमें होता है, इसमें यूरेसिल नहीं होता। हाँ ये आपके पूरे नाम लिखे हैं, देखो ए का नाम है एडेनिन, जी का नाम है ग्वानिन, ठीक है, सी का नाम है साइटोसिन, और यहाँ पर टी का नाम है थाइमिन। समझ में आया इतना। ये हमने बात कर ली इनके बॉन्ड की। और ये अगर मैं बात करूँ आरएनए की, तो इसके अंदर ए जो है, ये आरएनए, इसमें ए जो है वो जुड़ा होता है यूरेसिल से। किसकी बात करी, आरएनए की, ठीक है। एप्लीकेशन पर पीडीएफ नहीं आ रही है, नीचे नंबर दे रखे हैं, उस पर कॉल करिए और वहाँ से जानिए, ठीक है। टॉपिक, हाँ टॉपिक कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर पूरी पीडीएफ मिलेगी। चलो तो ध्यान रखना, आरएनए में क्या होता है, ए यू के साथ बॉन्ड बनाता है, ए यू के साथ। इतना आपको क्लियर है। अब बेटा हम बात करते हैं, हमने देखा डीएनए, तो डीएनए क्या है, हमारे ठीक है, ये क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है गुणों को। उसमें गुण होते हैं और ट्रांसफर कौन करता है, आरएनए करता है, ठीक है। ट्रांसफर कौन करता है, आरएनए करता है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा इस बीच में गुणसूत्र क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। गुणसूत्र एलोसोम होते हैं, ठीक है, एलोसोम होते हैं बहुत से, और ऑटोसोम होते हैं। इनके नाम कैसे याद रखें बेटा, 4 तो नाम है डीएनए में, याद कर लो। जैसे कि ए बनाता है टी के साथ, ए टी सी जी, ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आरएनए की बात करते हैं। अब हम बात किसकी करते हैं, अरे बेटा मैम एप्लीकेशन पे पीडीएफ नहीं आ रही है, फ़ोन लगा के पूछ लो। चलो अगर मैं बात करूँ बेटा गुणसूत्रों की, अभी मैंने क्या कहा, केंद्रक है। अब 2 मिनट ध्यान से सुनो, मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ूंगी, ये सुन लो आप। सोनम बेटा नीचे नंबर है, उस पर कॉल करके पूछ लो। चलो ये क्या है, ये सेल है, इसमें क्या है, केंद्रक, इसमें क्या है, केंद्रक।
और केंद्रक के अंदर मैंने क्या बोला, कहाँ पाए जाते हैं, गुण सूत्र पाए जाते हैं, गुण सूत्र पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है, डीएनए, और क्या पाया जाता है, आरएनए। ये क्या तीनों चीज कहाँ पाई जाती है, इसके अंदर। हमने बात कर ली डीएनए की, हमने बात कर ली डीएनए की। डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ आप लिखना डीएनए कहाँ पाया जाता है, लिखो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं डीएनए की बात कर रही हूँ। डीएनए सेल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा ये पाया जाएगा केंद्रक में, दूसरा पाया जाएगा केंद्रक में जिसको हम पढ़ रहे हैं। और तीसरा पाया जाएगा हरित लवक, हरित लवक में। अब सुनो, अगर हम बात करें प्लांट पादप कोशिका की, पादप की, तो उनमें तीनों में पाया जाएगा। पादप सेल के अंदर पादप के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाएगा। और जो हरित लवक है जिससे क्या पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, हरित लवक में खाना बनाते हैं, हरित लवक से, तो ये क्या इसमें पाया जाएगा। पर क्या इंसानों की सेल में हरित लवक होता है, हम क्या धूप में खाना बनाते हैं, नहीं बनाते, तो हमारे अंदर ये नहीं होता। तो हमारे अंदर कहाँ में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में। और बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, तो इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये मेनली किससे आता है, तो ये आता है हमें हमारी माता से। माता की पहचान हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से कर सकते हैं, किसमें, मैटरनिटी के केस में, ठीक है। तो माता से आता है, मेनली माता का डीएनए बोला जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इतना आपको क्लियर है। और कहाँ पाया जाता है हमारे अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिका में तीनों में डीएनए पाया जाता है, हरित लवक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और केंद्रक के अंदर उसके। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की, गुणसूत्रों की। बेटा गुणसूत्र का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होते हैं, हमारे गुणसूत्र होते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जा रहे हैं केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर। केंद्रक में भी कहाँ, केंद्रिका में हमने बात करी, केंद्रिका में। केंद्रिका के अंदर इसे कौन बनाता है, इसे बनाता है क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन के धागे से बनते हैं ये, क्रोमेटिन के धागे से। और यहाँ देखो, यहाँ पे ये कौन है, ये जोड़े में है। अगर मैं इसे बीच से काट दूं तो ये एक गुणसूत्र हो गया, ये एक गुणसूत्र हो गया, ठीक है। और गुणसूत्रों की खोज किसने करी थी बेटा, गुणसूत्रों की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी स्टारबर्ग ने, स्टारबर्ग ने की थी, स्टारबर्ग ने की थी, ठीक है। गुणसूत्रों की खोज किसने करी थी, स्टारबर्ग ने करी थी। बेटा पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। चलो, किसने करी थी, स्टारबर्ग ने 1875 में की थी। और इसे नाम दिया था वॉल्डेयर ने। वॉल्डेयर ने कब दिया था, 1888 और 89 के अंदर नाम दिया था। 1888 और 89 में गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम नाम किसने दिया, क्रोमोसोम नाम दिया इसे वॉल्डेयर ने। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब मेरी बात सुनो बेटा, अब 2 मिनट के लिए कमेंट। अब देखो इधर, ये देखो, ये क्या है, ये गुणसूत्र है। मैंने कहा मैं इसे बीच में से काट दूंगी तो ये एक गुणसूत्र बन जाएगा, ये एक गुणसूत्र बन जाएगा। ये कब आते हैं, ये कब दिखते हैं, ये दिखते हैं हमको, ये कब दिखते हैं, जब कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय दिखते हैं। अब सुनो, अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ के खींच दूँ ना, अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसे खींच दूँ तो देखो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा बेटा। मैंने अगर इसको यहाँ से खींच दिया तो ये खुलेगा कुछ इस तरीके से। अब कुछ समझ आ रहा है ये क्या है, देखो मैंने इस क्रोमोसोम को यहाँ से पकड़ के खींच दिया, तो अगर ये यहाँ से पकड़ के खींचा, देखो ये डीएनए के रूप में खुल रहा है।
अब जब मैं इसे वापस इस तरीके से समेट दूंगी तो ये क्रोमोसोम बन जाएगा। तो मतलब क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के, हिस्टोन प्रोटीन के। इतना समझ आया सभी को? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं बेटा? डीएनए और, हाँ ये इस तरीके से मैंने ऐसे खींचा, देखो ये डीएनए के फॉर्म में। अगर मैं इसे वापस बंद कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखो यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं। क्रोमोसोम, मैंने ये बताया बेटा कि अगर मैं इसको खोलूंगी तो ये डीएनए को बिल्कुल समेट कर एक क्रोमोसोम बनाया गया है ना। डीएनए और जीन क्या होते हैं? देखो जीन क्या होते हैं, ये देख रहे हो आप, ये जीन है, ठीक है। डीएनए की इकाई बोल सकते हैं जिसे, ठीक है, डीएनए की इकाई बोल सकते हैं। हाँ, रनिंग ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, रनिंग ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये जीन हो गया, ये डीएनए हो गया, कुल मिला के जीन डीएनए इन सबको कर दूं तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्या करते हैं बेटा? हमारे अंदर गुणों का ट्रांसफर। तो आपसे अगर पूछ ले कि हमें गुणों का ट्रांसफर किससे होता है, तो आपको ऑप्शन में सबसे पहले डीएनए टिक करना है। और अगर नहीं हो और तीनों हो तो बेटा तीनों ही सही है, तीनों ही सही है, ठीक है। और जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने की थी, ठीक है। तीनों ही सही है, डीएनए भी करता है, जीन भी बोल सकते हैं, क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, ठीक है, तीनों बोल सकते हैं। सब मिलकर एक ही चीज तो बना रहे हैं, एक ही चीज तो बना रहे हैं। देखो क्रोमोसोम बना दी। अब बेटा क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मतलब क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। ऑटोसोम और एक होते हैं एलोसोम। और गुणसूत्र नंबर में कितने होते हैं? गुणसूत्र नंबर में कितने होते हैं? गुणसूत्र नंबर में होते हैं 46, कितने नंबर में, और 23 किसमें होते हैं? इनके जोड़े बना दो आप तो ये क्या होंगे? जोड़े में। ये क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। कितना समझ आया? तो बेटा जिसके अंदर 22 जोड़े, इन 23 में से बेटा ये नाम है ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम और एलोसोम क्या है? इतनी जल्दी नोट्स कैसे बनाए? देखो इधर मैं हट जाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके अंदर। ऑटोसोम की बेटा बात करूं तो ये क्या होता है? ये मेल फीमेल में, मतलब कि अगर मैं बात करूं महिला और पुरुष में एक समान होते हैं। और बेटा ये क्या करते हैं? तो ये क्या करते हैं? हमारी शारीरिक संरचना बनाते हैं। मतलब हमारे हाथ पैर, हमारी हाइट वगैरह, हमारे हाथ पैर, हमारा फेस जो मेच खाता है, हमारी जो कायिक संरचना है, हमारी जो बॉडी बनी है वो किससे बनी है बेटा? वो बनी है इन 22 जोड़ों से। ये 22 जोड़े जो हैं वो हमारी कायिक संरचना बनाते हैं। काया, बॉडी, ठीक है, बॉडी, काया बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? ये काया बनाते हैं। कौन से? ऑटोसोम। ये क्या बनाते हैं? काया बनाते हैं, ठीक है, काया बनाते हैं। दूसरा देखो, अब मैं बात करूं एलोसोम की। आपने एक बात नोटिस करी, इसके अंदर से 22 तो आ गए, अब 23वां जोड़ा बचा है। 23वां जोड़ा मतलब कि एक क्रोमोसोम यहाँ कुछ बचा होगा, एक क्रोमोसोम यहाँ बचा होगा। बेटा एलोसोम जो क्रोमोसोम होते हैं, ये 23वां जोड़ा, ये ही हमारा लिंग निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण करता है, मतलब कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ये कैसे होता है? लड़का होगा या लड़की होगी, ये हमारा लिंग निर्धारण करता है। और इसके अंदर क्या होता है? एक क्रोमोसोम पापा से आता है, एक क्रोमोसोम मम्मी से आता है, और दोनों मिलकर 23वां जोड़ा बना लेते हैं। और इसी प्रकार कितने? 23 क्रोमोसोम हमारी बॉडी में कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि कैसे मालूम पड़ेगा लड़का होगा या लड़की होगी? देखो, अगर मैं बात करती हूँ फीमेल में, तो बेटा फीमेल में पाए जाते हैं एक्स एक्स। और अगर मैं बात करूँ मेल की, तो मेल में बेटा पाए जाते हैं एक्स और वाई।
अब इस 23वां जोड़ा कैसे बनेगा बेटा, एक तो मम्मी के पास से आएगा, एक तो मम्मी के पास से आएगा। तो देखो मम्मी के पास तो दोनों एक से हैं, दोनों में से कोई सा भी आए, दोनों देखो मैं, हाँ बेटा 23वां जोड़ा जो है वो लिंग निर्धारण करता है। और आपको पता है ये बात बहुत गलत है, ये गैर कानूनी है, आप लिंग परीक्षण नहीं कर सकते। पर ये कैसे मालूम पड़ता है लिंग परीक्षण, आपको पता है जो लड़की होती है, लड़की के जो क्रोमोसोम होते हैं, मान लो ये क्रोमोसोम है लड़की के, तो उसके ऊपर बार बॉडी पाई जाती है, उसी को देख के लिंग परीक्षण कर लेते हैं, उसको देख के लिंग परीक्षण कर लेते हैं, ठीक है। बार बॉडी तो किस पे, लड़की के क्रोमोसोमों पे बार बॉडी पाई जाती है, ठीक है। अब देखो अब 23वां जोड़ा बनाना है और एक एक क्रोमोसोम या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई सा भी आ जाए वो हमको चाहिए। हाँ बेटा फॉरेस्ट गार्ड में भी, ठीक है, हमको चाहिए। तो अब दोनों एक से तो ऑब्वियसली दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। तो आ गया एक्स, ठीक है। अब पापा की बारी करते हैं। अगर पापा के उसमें से या पापा के बॉडी में से हमारे पास आया एक्स, तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ भी एक्स है और फीमेल में भी क्या होते हैं, एक्स। तो ये क्या बन गई, लड़की बन गई। ये क्या बन गई, ये क्या बन गई, ये बन गई लड़की। इसका लिंग क्या होगा, ये क्या होगी, फीमेल होगी। ये क्या होगी बेटा, फीमेल होगी। और अगर मैं मेल के बारे में बात करूं तो मेल के देखो, अगर फिर वापस हमको चाहिए, अगर मान लो मम्मी ने दिया एक्स और पापा के पास से आ गया वाई, इस बार एक्स ने आके क्या गया, वाई, तो ये क्या होगा, ये होगा लड़का, ठीक है, लड़का होगा। वर्णांतता बेटा कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते, येलो है ना, रेड और ग्रीन के अंदर। ये कौन सेल में होने वाली एक बीमारी है, कौन सेल में होने वाली एक बीमारी है। इतना समझ आया लड़का लड़की की लिंग निर्धारण कैसे होता है। लड़की के क्रोमोसोम पे बार बॉडी पाई जाती है, जिसे क्या होता है, हम लिंग परीक्षण कर लेते हैं, और ये जो कि क्या है, गैर कानूनी, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी को। अब एक बात और सुनो, अगर मान लो मैंने कहा, ठीक है, अगर मान लो मैंने कहा कि एक्स मम्मी के पास से है, एक्स और वाई पापा के हैं, ये मेल और ये हो गया फीमेल। तो अगर यहाँ पे एक जोड़ा एक्स आया और यहाँ पे एक जोड़ा वाई आ गया, ये तो बन गया लड़का। पर बेटा कभी कभी 23 जोड़े पूरे हो गए, पर कभी कभी सिर्फ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा अगर यहाँ आ गया, तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, इनमें हरकतें कैसी होती हैं, ट्रांसजेंडर, या ये बन गई किन्नर, ठीक है, ये बन गई किन्नर। इसी वजह से किन्नर जो है बेटा एक बीमारी है ना, कोई वो नहीं है, ये क्या है, एक बीमारी है। ये क्या है, ये क्या है, एक बीमारी है। समझ में आई आपको बात। 23वां जोड़े में एक हमको चाहिए, तो एक मम्मी से एक पापा से ये एक जोड़ा बन गया, और ये जोड़ा क्या हो गया, 23 कंप्लीट कर दिया इसने। 22 ने तो हमारी बॉडी बना दी, प्लस ये 23वें जोड़े ने क्या कर दिया, एक जोड़ा मिला के 23 हो गए, और इस 23 ने क्या कर दिया, हमारी पूरी बॉडी की संरचना बना दी और लिंग निर्धारण कर दिया। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा डीएनए और ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। बेटा ये अगर गलती से Y आ गया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा एंटर कर गया, तो इस वजह से हो जाता है, ठीक है। या एक से Y है, एक X आ गया, कभी X है, Y आ गया। ये देखो कहने को तो 2X Y है, 2X Y है, ठीक है। तो ये सिंड्रोम होते हैं। हम पढ़ेंगे ये किसमें, हम पढ़ेंगे ये बीमारियों वाले चैप्टर में, है ना, आनुवांशिकी बीमारी, ये सारे चैप्टर के अंदर हम सारी बीमारियां पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। अभी आप समझो, हाँ नहीं बेटा, जुड़वा वाला केस जो है उसके अंदर तो क्या होता है, ये जो ओवरी होती है मादा की, वो एक बार में एक ही अंडा रिलीज करती है, पर कभी कभी 2 अंडे रिलीज हो जाते हैं, 2 अंडे, और शुक्राणु इनको आके क्या करते हैं, निषेचित करते हैं और 2 बेबी हो जाते हैं, ठीक है। बेटा आरएनए और डीएनए में डिफरेंस बताया। डीएनए के अंदर क्या होता है, जेनेटिक कोड्स वगैरह होते हैं, सीक्वेंस होता है, और इसका अनुवादन, अरे यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको, आरएनए के बारे में देखो, ये क्या है, आरएनए का मुख्य कार्य डीएनए पर उपस्थित संदेशों का अनुवादन करना है। किन्नर का बताया ना, X Y, ठीक है।
अब देखो आरएनए के बारे में क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले तो आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। आरएनए में क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है। आरएनए का मुख्य काम क्या है, डीएनए पर उपस्थित संदेशों का अनुवादन करना है। ठीक है, निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, गर्भाशय के फैलोपियन ट्यूब में होती है। विजय सिंह, अब इसको आगे देखते हैं। जो आरएनए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सुनो, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कौन से आरएनए, देखो एक होता है बेटा एमआरएनए, एक होता है बेटा आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। अब सुनो ये काम क्या है, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर संदेशवाहक। ये क्या करता है, ये जाता है कोशिका में, ये ढूंढता है कि भैया कहाँ कहाँ क्या है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो एमआरएनए क्या करेगा बेटा, एमआरएनए जाएगा और देखेगा कहाँ कहाँ क्या है, प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है। और ये क्या करेगा बेटा, मैसेज लेके आएगा। ये क्या करेगा, मैसेज लेके आएगा। ये बताएगा, इसको बोलेगा कि भैया ये आरआरएनए ये क्या करता है, ये बनाता है, मेन 60% प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है ये। ठीक है, मेन कौन सा है, जो आरआरएनए है वो राइबोसोम, जो आरआरएनए है वो मेनली प्रोटीन बनाने का ही काम करता है। तो ये आके बोलेगा कि एमआरएनए आरआरएनए को बोलेगा कि उस जगह क्या है, उस जगह क्या है, कोशिका के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन बनाओ। फिर क्या करेगा, आरएनए यह राइबोसोम में पाया जाता है, आरआरएनए, और ये क्या करेगा, ये प्रोटीन बना देगा। आरआरएनए क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। अब प्रोटीन बन गया है, अब उसे हमें ट्रांसफर करना है, तो बेटा ट्रांसफर कौन करेगा, ट्रांसफर आरआरएनए करेगा। यह एमआरएनए के कूट को, मतलब कोड को, एमआरएनए के कोड को पहचानता है, एमआरएनए के कोड को पहचानता है कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है, प्रोटीन की कहाँ कहाँ ज़रूरत है। तो ये पहचान के बताता है कि अच्छा यहाँ ज़रूरत थी, एमआरएनए ने आके बोला था कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है। आरआरएनए ने प्रोटीन बना दिया, अब उसको लेके कौन जाएगा, तो उसको लेके जाएगा बेटा टीआरएनए, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। समझ में आई, ठीक है। ये देखो राइबोसोम तक छोड़ता है, उसके अनुरूप अमीनो अम्ल को ले आता है और कहाँ छोड़ देता है, राइबोसोम में। समझ में आई, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है पर आरएनए उसके अंदर प्रोटीन बनाता है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, 10 अमीनो अम्ल तो हमारे अंदर होते हैं, बाकी 10 हमें बाहर से लेना पड़ते हैं प्रोटीन के रूप में ना, मांस मच्छी वगैरह। इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया। अब इसमें एक मेन पॉइंट देखो बेटा, इसमें एक मेन पॉइंट देखो, इसका मेन पॉइंट बेटा ये है, ये देखो इसके अंदर बोलेंगे एमआरएनए। एमआरएनए की अगर मैं बात करूँ ना, तो एमआरएनए किससे बनता है, डीएनए से। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और इसे ही क्या कहते हैं, प्रतिलिपि। इसे क्या कहते हैं, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, इस प्रोसेस को प्रतिलिपि या ट्रांसलेशन कहते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, इसने क्या करा, डीएनए ने क्या बनाया, एमआरएनए। एमआरएनए किससे बनता है, डीएनए से। ये बात समझ में आई। अभी बेटा क्या करेगा, एमआरएनए जाके मिलेगा, एमआरएनए जाकर मिलेगा किससे, एमआरएनए जाकर मिलेगा किससे, एमआरएनए जाकर मिलेगा आरआरएनए से, आरआरएनए से। और ये क्या बनाएगा मिलके, अब ये बनाएंगे प्रोटीन, अब ये बनाएंगे प्रोटीन। मैंने क्या कहा, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए किससे जाके जुड़ेगा, आरआरएनए से। और डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलिपि। ठीक है। अब जब आरआरएनए प्रोटीन बनाएगा तो इसे कहेंगे हम ट्रांसलेशन। ठीक है, ठीक है, ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, आरआरएनए जब एम से जुड़ेगा तो प्रोटीन बनाएगा, इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन।
और फिर tRNA क्या करेगा इस पूरी प्रक्रिया में, ये जब भी ये प्रोटीन बन चुका है तो इसको ले जाके जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ले जाएगा। कल से कम कर लेंगे बेटा, अब तो क्लास ही खत्म होने वाली है, ठीक है। क्रोमोसोम में डीएनए, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो, मैंने अभी आपको दिखाया था ना इस प्रकार से बना था। और मैं अगर इसे खोल दूं, इसे मैं खोल दूं तो ये इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको। तो मैंने क्या कहा, डीएनए कौन बनाता है, एमआरएनए डीएनए बनाता है। एमआरएनए जुड़ेगा किससे, आरआरएनए से। आरआरएनए से जुड़ेगा, आरआरएनए क्या बनाएगा, आरआरएनए प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन ट्रांसफर होगा, पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। और जो एमआरएनए से डीआरएनए बनना है उसे हम कहेंगे प्रतिलिपि। आपको इतना समझ में आया आरएनए से, ठीक है। और ये क्या करता है, मेनली प्रोटीन बनाने का काम करता है। हाँ बेटा, कल पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये पढ़ेंगे हम। ओके संजय सर। और बेटा आरएनए, हाँ और इसमें क्या होता है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता आरआरएनए में। आरआरएनए में क्या होता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आरएनए हमारे केंद्रक में, केंद्रक में, ठीक है। दूसरा कहाँ पाया जाता है, हमारे कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है बेटा, ये कोशिका द्रव्य में, ठीक है। और तीसरा कहाँ पाया जाता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, ठीक है। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, और दो क्लास में हमारी सेल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। हाँ हो जाएगा बेटा, पिंकू राजपूत, ठीक है। चलिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। पढ़ाई करिए बहुत अच्छे से, अपना ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल इसी टाइम 5 से 6 के बीच में, ठीक है। तो जय हिंद।